आज हम कर रहे हैं बजट सेट और बजट लाइन, जिसे प्राइस लाइन भी कहते हैं, यानी बजट सेट और बजट रेखा, जिसे कीमत रेखा कहते हैं। बजट सेट क्या है? बजट सेट दो वस्तुओं के वे सारे सेट हैं जो एक उपभोक्ता अपनी निश्चित आय व निश्चित कीमत पर खरीद सकता है। ठीक है, ये देख लो, मान लो उपभोक्ता के पास आय है M और दो वस्तुएं जो वो खरीद रहा है वो है X और Y। अब X की जो कीमत है वो है PX और Y वस्तु की जो कीमत है वो है हमारी PY। ठीक है, अब देखो, उपभोक्ता X वस्तु की मात्रा खरीद रहा है X1 और उसकी कीमत है PX। तो X वस्तु पर जो हमने खर्चा किया है उसको कैसे निकालेंगे? कीमत और मात्रा को गुना करके, यानी PX इंटू X1। और अगर Y वस्तु की मात्रा खरीद रहा है वो Y1 और उसकी कीमत है PY, तो Y वस्तु पर खर्चा कैसे निकाला? PY इंटू Y1। अब हमारी जो इक्वेशन बनी है, बजट इक्वेशन, वो क्या है? देखो, PX इंटू X1 जमा PY इंटू Y1 बराबर में M। दोबारा सुन लो, ये हमारी X वस्तु की कीमत है और ये X की मात्रा है, तो ये हमारा X पर होने वाला कुल खर्चा है। ये हमारी Y वस्तु की कीमत है और ये हमारी Y वस्तु की मात्रा है, तो ये हमारा Y पर होने वाला कुल खर्चा है। ठीक है, दो ही वस्तुएं X और Y, इन पर जो हमने कुल खर्चा किया है वो उतना किया जितनी हमारी आय है। हमारी आय है मान लो M। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई एक, PX इंटू X1 जमा PY इंटू Y1 बराबर में M। ये क्या है? बजट इक्वेशन। अब हम मान कर चल रहे हैं कि जो M है आय, वो हमारे पास 100 है और PX है जो X वस्तु की कीमत, वो कितनी है? 10 रुपये। और जो PY है Y वस्तु की कीमत, वो है 5 रुपये। तो हम X और Y की कितनी कितनी मात्रा खरीद सकते हैं, ये हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इस बजट इक्वेशन से। ठीक है, अब देखो, हम अगर सारा का सारा पैसा हम X वस्तु पर खर्च करेंगे तो कितने मात्रा लेंगे X वस्तु की? M बटा PX से इसका पता चल जाएगा। M है हमारी आय और PX है X वस्तु की मात्रा। तो आय हमारी थी 100 रुपये और X वस्तु की कीमत थी हमारी 10। तो कितना हो गया? 10 मात्रा हम अधिकतम X की खरीद सकते हैं। और अगर हम सारी की सारी Y वस्तु पर खर्च करें तो हम कैसे निकालेंगे? ये देखो, M है हमारी आय और PY है Y की कीमत, तो M बटा PY यानी 100 बटा 5 कितनी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 20 वस्तु हम खरीद सकते हैं। इसको हमने इससे दिखा दिया। ठीक है, ये देखो, अगर हम सारा का सारा पैसा X पर खर्च करेंगे तो X की अधिकतम 10 इकाई खरीद सकते हैं। सारा पैसा Y पर करेंगे तो Y की अधिकतम हम 20 इकाई खरीद सकते हैं। अब हम क्योंकि दोनों में से कोई भी सेट खरीद सकते हैं, अब मान लो हमने X की एक मात्रा बढ़ा दी और पैसा खर्च कर दिया इस पर। X की कीमत कितनी है? 10 रुपये। अगर 10 रुपये यहाँ खर्च कर दिए, 100 में से हमारे पास बचे 90 रुपये। तो 90 रुपये में से Y की कितनी मात्रा आएगी? वही M बटा Y की कीमत। Y की कीमत कितनी है? 5। अब हमारे पास Y कितना है? 90। सॉरी, हमारे पास M अब कितना बच गया? 90, क्योंकि 10 हमने यहाँ खर्च कर दिया, तो अब हमारे पास 90 रुपये बचा है। तो 90 बटा 5 हमने कितनी ले ली? 18। ठीक है, अब ये देखो, अगर हम 10 रुपये एक इसकी इकाई और ले लेते हैं तो 10 रुपये और यहाँ खर्च हो जाएंगे। तो हमने, क्योंकि X वस्तु की कीमत कितनी है? 10 रुपये, और अगर हमने इसकी 2 इकाई खरीद ली तो कितना खर्चा हो गया? 20। अब कितना बच गया? 100 में से 80। तो हम इसकी कितनी खरीद सकते हैं? 80 बटा 5 यानी कितनी होगी? 16।
इसी तरह ये सारे कॉम्बिनेशन हम खरीद लेंगे और लास्ट में जैसे हम यहाँ जाते हैं, अगर हमने इसकी 8 खरीदी तो 10 8 80 यहाँ खर्च हो गया, तो कितना बचा 20 बटा 5 यानी 4 हमने यहाँ खर्च कर दिया। ठीक है, 4 हमने यहाँ खरीद लिया। ठीक है, y की 4 खरीद ली। इसी ढंग से अगर x की 9 खरीदेंगे तो 90 रुपए खर्च करेंगे और y का कितना बच गया 10, तो 10 बटा 5 यानी 2 इकाई हमने y की खरीद ली। ठीक है, x की 9 खरीदी तो y की 2। इसी तरह x की अगर 10 खरीदेंगे कुछ नहीं बचेगा तो y की बचगी 0। तो हम एक मोटी मोटी चीज हमारे पास आती है कि जो हमने देखा था m बटा पी वाई, m कितना था 100, पी वाई कितना था हमारा 5, यानी अगर हम सारी के सारी रुपए y पर खर्च करते तो y के मैक्सिमम कितना ले सकते हैं हम 20 इकाई, और सारा का सारा पैसा यहाँ खर्च करते हैं m बटा पी एक्स से पता चला था हमें कि 100 बटा 10 यानी 10 ले सकते हैं। अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो ये हमारी कीमत रेखा बन जाती है, प्राइस लाइन, बजट रेखा बन जाती है। ठीक है, इसमें हमने इन सारे संयोगों को दिखाया है। x1 खरीदेंगे तो y 18, x2 तो y 16, x3 तो y 14, x4 तो y 12। ये सारे के सारे संयोग हमने इसमें दिखाई है, सारे के सारे। तो इन सबको मिलाने से हमारी क्या बन गई है, बजट रेखा बन गई है। इस बजट रेखा पर जो भी संयोग, इस बजट रेखा के ऊपर जो संयोग है और जो अंदर संयोग है वो है जो हम अपनी इस बजट इक्वेशन में खरीद सकते हैं। ठीक है, जितनी हमारे पास आय है और कीमत है उससे हम खरीद सकते हैं, यानी वो हमारे प्राप्य और संभाव्य संयोग है। ठीक है, संभावना है खरीदने की। और जो इसके बाहर संयोग आएंगे बजट रेखा के बाहर, वो हम अपनी निश्चित कीमत और आय में नहीं खरीद सकते। इसके अंदर वाले उस रेखा पर जो जितने हैं वो तो हम अपनी निश्चित आय कीमत पर खरीद सकते हैं, और जो इसके बाहर है उन्हें निश्चित आय कीमत पर नहीं खरीद सकते, वो होंगे अप्राप्य और असंभाव्य। तो हमारा बजट सेट क्या होगा, वो सारे के सारे प्राप्य संयोग जो निश्चित आय और कीमत पर खरीदे जा सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या है, बजट सेट। ये हमारा बजट सेट है। और इस बजट सेट का जब हमने रेखा चित्रीय प्रदर्शन कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया, बजट लाइन। ये हमारे बजट सेट हैं और ये हमारी क्या हो गई, बजट लाइन। अब हम ये देखते हैं कि इस बजट लाइन की या बजट रेखा की विशेषता क्या है। सबसे पहली विशेषता, ये सीधी रेखा है। क्यों? क्योंकि बजट इक्वेशन जो है हमारी पी एक्स इंटू x1 जमा पी वाई इंटू y1 बराबर m, ये हमारी x और y की लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन है, इसीलिए ये लाइन क्या है, हमारी सीधी रेखा है। दूसरी, इसकी ढलान जो है वो ऋणात्मक है। ऋणात्मक यानी माइनस पी एक्स बटा पी वाई। ठीक है, ढलान होता है स्लोप। अब ये ऋणात्मक क्यों है, हम वापिस चले तो दोबारा देखो कि अगर हम x की एक अतिरिक्त मात्रा को लेंगे तो हमें y की मात्रा का त्याग करना पड़ रहा है। x की 1 ली तो y की 2 का त्याग, x की फिर 1 और ली तो y की 2 का त्याग। यानी जैसे जैसे हम x की मात्रा ले रहे हैं y का त्याग कर रहे हैं, लेकिन ये त्याग की दर क्या है, सीमित है, बिल्कुल कांस्टेंट है। ये त्याग की दर सीमित नहीं, सॉरी कांस्टेंट यानी समान है। अब ये बात पता चल रही है कि स्लोप क्या होता है कि जो तुम x की ज़्यादा मात्रा खरीद रहे हो तो y की कितनी मात्रा का त्याग कर रहे हो, यही होता है। ये मार्केट जो एक्सचेंज कर रहे हैं हम, वही हमारा क्या है, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, वो क्या है हमारा, वही स्लोप है यहाँ कि हम x के बदले y का कितना त्याग कर रहे हैं, वही तो स्लोप है। ठीक है, और ये किससे दिखा रहे हैं, माइनस पी एक्स बटा पी वाई से हम दिखा रहे हैं। तो इसकी ढलान ऋणात्मक है। अब ये देखो, क्योंकि जो त्याग की दर थी वो समान थी, उसके समान होने के कारण भी ये सीधी रेखा है। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड है पॉइंट्स। ठीक है,
तीसरा है उपभोक्ता बजट रेखा पर स्थित किसी भी एक संयोग को खरीद सकता है। संयोग उसके पास बहुत सारे, पीछे भी बताया है मैंने कि एक वस्तु x की खरीदेगा तो y की 18, एक अगर x की 5 खरीदेगा तो y की 10, बहुत सारे हमने देखे हैं, कितने संयोग है, लेकिन खरीदेगा एक ही। एक पर उसने पैसा खर्च कर दिया तो क्या होगा, उसके पास बाकी को खरीदने के लिए पैसे नहीं बचेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब एक और बात है कि यह उपभोक्ता की आय और व्यय क्षमता के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जो बजट रेखा है, ये जो प्राइस लाइन है, ये उपभोक्ता की आय और व्यय क्षमता के सिद्धांत पर, यानी कितनी आय है, कितनी खर्च करने की क्षमता है, इस सिद्धांत पर काम करेगा, ठीक है। ये आय और व्यय क्षमता हमारी किससे पता चल रही है, हमारी बजट इक्वेशन से पता चल रही है, ये ठीक है। अब जो कीमत रेखा की आकृति है यानी शेप, वो किस पर निर्भर कर रही है, उपभोक्ता की आय पर और वस्तु की कीमत पर, इन पर इसकी आकृति निर्भर कर रही है। ये 5 हमारी है बजट रेखा की विशेषता। देखो मैंने पहले कहा था कि जो बजट रेखा थी जिसमें हम कह रहे थे कि x पर जितना खर्चा किया है और ये जो y पर खर्चा किया है, ये या तो आय के बराबर होगा या आय से कम होगा, आय से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए इसको बजट कंस्ट्रेंट या बजट अवरोध कहते हैं। अब हमारी बजट लाइन की मान्यता क्या है, देखो ये कुछ मान्यता को लेकर चल रही है कि हम ये सोच रहे हैं बाजार में 2 ही वस्तु है, ये सोच कर चल रहे हैं, वस्तुएं बहुत होती है लेकिन हम मान कर चलते हैं 2 वस्तु है, और उपभोक्ता जो आय लेकर चल रहा है मार्केट में, वो क्या है, उसके पास निश्चित है, ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकता, और दोनों वस्तुओं की कीमत भी निश्चित है, और सबसे बड़ी बात उपभोक्ता की सारी आय वो खर्च कर लेगा। तो उपभोक्ता अपनी अब हम करेंगे कि बजट रेखा में परिवर्तन कैसे होगा, शिफ्ट इन बजट लाइन। तो बजट रेखा में जो परिवर्तन आता है, या तो वो आता है कीमत के कारण और या आता है आय में परिवर्तन के कारण। अब कीमत के कारण जो परिवर्तन होगा तो 2 वस्तुएं हैं, या तो x वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा या y वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा। अब x वस्तु की कीमत में मान लो परिवर्तन होता है तो या तो x वस्तु की कीमत घटेगी या x वस्तु की कीमत बढ़ेगी। अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि x वस्तु की कीमत घटेगी, तो पहले देखो x वस्तु की कीमत कितनी है, 10 रुपये, ठीक है, और हम उसकी क्या खरीद रहे थे, 20 इकाई, ये यहाँ से क्लियर था इस लाइन से, ठीक है। अब जो है x वस्तु की कीमत घट जाती है और घटकर कितनी हो जाती है, 5 रुपये, ये देखो। अब हम कितनी खरीद रहे, m/px से 100/5 20 इकाई खरीद रहे हैं, ये भी, और y की कीमत पहले जितनी है। अब हमारी कीमत रेखा या बजट रेखा PP से क्या हो गई, PP1, ठीक है, PP से PP1, क्योंकि हम 10 इकाइयों की बजाय कितनी खरीद रहे हैं, 20, ज़्यादा खरीद रहे हैं, कहने का मतलब ये है, ज़्यादा खरीद रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, दाईं ओर खिसक जाएगी, लेकिन इस पर इसकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अब देखो x वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, बढ़कर x वस्तु की कीमत 10 से बढ़कर 20 हो जाती है, तो आय वही है 100। अब कितनी खरीद रहे हैं, m/px से 100/20 यानी 5। पहले कितनी खरीद रहे थे, 10 यहाँ, और 10 से अब हम कितनी खरीद रहे हैं, 5, तो यानी पहले से कम खरीद रहे हैं, तो ये बाईं ओर चली जाएगी। लेकिन क्या है, ये देखो इस पर कोई परिवर्तन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो हम m/py उतना ही खरीद रहे हैं, 20 ही, इसकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो हम p से p2 को मिलाएंगे तो p2 हमारी नई कीमत रेखा हो जाएगी। तो x की कीमत घटने पर कीमत रेखा PP से PP1 और x की कीमत बढ़ने पर PP से PP2 बाईं ओर चली जाएगी। अब देखो y की कीमत पर भी हम देख सकते हैं, अब y की कीमत में परिवर्तन हो रहा है, x में नहीं हो रहा। अब देखो कीमत बढ़ने पर जो PP वक्र है वो क्या हो जाएगा, PP से P1P,
ये PP, ये क्या हो जाएगा, PP से कितना हो जाएगा, कीमत बढ़ने पर P1P हो गया। कैसे हुआ कि 100 बटा पहले इसकी कीमत थी 5, हम 20 खरीद रहे थे, अब कीमत 5 से बढ़कर 10 हो गई, तो M बटा PY 100 बटा 10 कितनी हो गई, 10। तो 10 इकाई इसकी हम खरीद रहे हैं। ठीक है, 20 की बजाय 10, तो ये बाईं ओर सरक गया, इस पर कोई अंतर नहीं आया, तो ये P1P हो गई बजट रेखा। और कीमत घटती है, 5 की बजाय 4 हो गई, आय फिक्स है, तो 100 बटा 4 कितनी खरीद रहे हैं हम, 25। ठीक है, 20 की बजाय 25 खरीद रहे हैं, तो क्या हुआ, ज़्यादा खरीद रहे हैं, कहने का मतलब है ज़्यादा खरीदेंगे तो दाईं ओर सरक जाएंगे हम। तो ये हमारी क्या होगी, P2P हो गई। कितनी होगी, P2P हो गई, ये PP से सरक कर। अब हो सकता है आय के कारण या तो आय बढ़ेगी या आय घटेगी। आय बढ़ेगी तो हम दोनों की ज़्यादा मात्रा खरीदेंगे, आय घटेगी तो दोनों की कम मात्रा। ये हमारा PP वक्र है, जिसमें हमने यहाँ M बटा PY से Y की मात्रा का अनुमान लगाया था, M बटा PX से X की मात्रा का अनुमान लगाया था। अब हमारी आय 100 से बढ़कर 200 हो जाती है, तो बटा PY कितनी होगी, 200 बटा 5 यानी 40, क्योंकि कीमत तो फिक्स है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया, सिर्फ यहाँ आय में आया है, तो 40। कहने का मतलब है हम ज़्यादा खरीद रहे हैं, 20 से 40 खरीदेंगे तो ये भी ऊपर सरक गया। और X कितना खरीद रहे हैं, M बटा PX 200 बटा 10 यानी 20, पहले 10 खरीद रहे थे, अब 20, तो ये भी दाईं ओर जा रहा है, ये भी दाईं ओर, दोनों को मिला दिया। तो हम ये क्या कह रहे हैं कि अगर आय बढ़ेगी दोनों की ज़्यादा मात्रा खरीदेंगे, आय घटेगी तो दोनों की कम मात्रा खरीदेंगे। ज़्यादा मात्रा खरीदेंगे तो हमारा क्या होगा, कीमत रेखा ऊपर की ओर सरकेगी, कम मात्रा खरीदेंगे तो कीमत रेखा नीचे की ओर सरकेगी। ठीक है, ये हमारा हो गया आय घटने से। अब ये देख लो, X वस्तु, अब देखो हमारी आय पहले 100 से बढ़कर 200 हुई थी, अब हमारी आय 100 से घटकर कितनी हो जाती है, 40। तो हम Y की कितनी खरीदेंगे, M बटा PY यानी 40 बटा 5 8 मात्रा, और X की 40 बटा 10 यानी 4 मात्रा। ठीक है, तो इसको हमने इससे दिखा दिया। ये आय बढ़ने के कारण बजट रेखा ऊपर सरकी थी, ये आय घटने के कारण बजट रेखा नीचे सरकी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें से क्वेश्चन क्या आता है कि बजट सेट क्या है, बजट रेखा क्या होती है। कई बार आता है कि बजट रेखा की विशेषता बताओ, और कई बार आता है बजट रेखा क्या है, इसकी विशेषता बताओ, और बजट रेखा में परिवर्तन क्यों होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।